भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का मेरुदंड, मेरे प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी की तरफ से इस प्रतिकूल परिस्थिति में, भीषण गर्मी में आयोजित इस सभा में पधारने के लिए और इतनी देर तक इंतजार करने के लिए हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, बहुत सारे विषयों की चर्चा आदरणीय जोगेश्वर जी ने की, बहुत सारे विषयों की चर्चा आदरणीय देवजी भाई ने की। वर्तमान सरकार के हालात और जिस तरह की वादा खिलाफी वर्तमान सरकार ने की है और उनके चलते हुए किसानों को जितने दुख, तकलीफ और कष्ट हुए, उनकी चर्चा आदरणीय कैलाश चौधरी जी ने की। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज राजस्थान के सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस सरकार में, जिस सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस होने के बजाय कुर्सी बचाना ही पिछले 4.5 साल तक रही, उस सरकार में राजस्थान प्रदेश का किसान बदहाल हुआ है। कर्ज माफी की चर्चा आदरणीय कैलाश चौधरी जी ने की। सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए प्रदेश के 20,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई। 2,000 से ज्यादा किसानों को नीलामी के कारण से उपजे दर्द और तकलीफ के चलते हुए मृत्यु का वरण करना पड़ा, आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। राजस्थान के किसान जो देश में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करते, मुझे अभी आदरणीय जोगेश्वर जी ने एक बाजरे के सिट्टों का गुलदस्ता भेंट किया। देश का सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है, धरती का सीना फाड़ करके अपने परिश्रम से, अपने पसीने की बूंदों को से धरती को सींच करके और फसल पैदा करता है। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस तरह की व्यवस्था सरकार में आने के बाद किसानों के हित में की थी कि किसान को लागत का लाभकारी मूल्य 1.5 गुना मिलना चाहिए। एक किसान का अधिकार है। मुझे लंबे समय तक किसानों के साथ में, किसानों के आंदोलनों के साथ काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। हम लगातार वर्षों तक इस बात की डिमांड करते थे, हर फसल चक्र के समय करते थे, रबी के समय में, खरीफ की बुआई के समय में, कि किसान को एमएसपी जो है लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, वो किसान का अधिकार है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आज मैं इस मंच पर खड़े होकर के इस किशनगढ़ की पवित्र धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने किसान को इस मांगने के झंझावात और झंझट से मुक्त करते हुए लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलेगा, इसको हमेशा हमेशा के लिए सुनिश्चित करने का काम किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी जब यह कानून पास, जब यह विषय माननीय मोदी जी की गारंटी के रूप में लाया गया था, तब मुझे भी कृषि मंत्रालय में कैलाश जी की जगह काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस राजस्थान में 800-900 रुपए प्रति क्विंटल में बाजरा बिकता है, उस राजस्थान में जब बाजरे के एमएसपी का निर्धारण होगा तो बाजरे की एमएसपी गेहूं और चावल के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। जिस दिन वो घोषणा हुई थी, मेरा मन आह्लादित था, प्रसन्न था। मैं सोचता था कि अब राजस्थान के किसान के घर में खुशहाली आएगी। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में जब सरकार बदली, उसके बाद से निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं करती। गुजरात खरीद रहा है, मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस में खरीद रहा है, हरियाणा हमारे पड़ोस में खरीद रहा है। पिछले साल बाजरे का एमएसपी 2350 रुपए था और अब की बार बढ़कर के कैलाश जी 2500 रुपए हो गया। 2350 रुपए में बाजरा हरियाणा के किसान का बिकता था, गुजरात के किसान का बिकता था, मध्य प्रदेश के किसान का बिकता था। लेकिन मेरा जालोर का किसान, किशनगढ़ का किसान, वो अपने खून पसीने से पैदा किया हुआ बाजरा जो है वो 1000 से 1200 रुपए के बीच में बेचने के लिए मजबूर हुआ।
आप कल्पना करिए, राजस्थान जितना बाजरा पैदा करता है, हर किसान के एक एक बोरी में 1,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? क्या उसके लिए अशोक गहलोत सरकार को पैसा देना था? केवल एक चिट्ठी भारत सरकार को लिख करके भेजनी थी, लेकिन क्योंकि वो लिखने से किसान के घर में मोदी जी का भेजा हुआ 1,000 रुपया अतिरिक्त एक बाजरे की बोरी पर आने वाला था, और उनको राजनीतिक रूप से यह भय लगता था कि यदि किसान को 1,000 रुपया अतिरिक्त मिला तो मोदी जी के प्रति जो किसानों के मन में भावना है वो थोड़ी और गहरी हो जाएगी। ये घाटा पहुंचा करके इस भावना को गहरा होने से रोकने की कोशिश की। ऐसा रोका जा सकता है क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी के प्रति जो आपके मन में प्रेम है वो कम किया जा सकता है क्या? आपका नुकसान करके कर सकते हैं क्या? ये पाप किसने किया है? ये पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। और अब की बार तो परिस्थिति और भी खराब। एक तरफ जहां राम रूस गया, पिछले 87 साल में सबसे सूखा अगस्त का महीना पिछला इस साल का अगस्त का महीना निकला। बरसात की तरसते तरसते, एक बरसात की इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई, और बच्चे के समान पाली हुई किसान की फसल जो है वो देखते देखते पीली पड़ करके चौपट हो गई। राम तो रूस गया, लेकिन राज भी उसके साथ में नकारा साबित हो गया। एक तरफ जो इस किसान की गिरदावरी करने की आवश्यकता थी, इस समय में जब किसान के खेतों की गिरदावरी करने की आवश्यकता है, तब सारा राजस्व विभाग का कर्मचारी, पटवारी से लेकर गिरदावर तक सारे लोग हड़ताल पर बैठे, पूरे राजस्थान में हड़ताल पर बैठे हैं। आज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अगर नहीं हुआ तो जो राम रूस गया उसका जो मुआवजा मोदी जी की बनाई हुई फसल बीमा से हमको मिल सकता था, वो मिल सकेगा क्या? उसमें झगड़ा पटकने का काम कौन कर रहे हैं? यह अशोक गहलोत सरकार कर रही है। और मैं आज आपके सामने इस जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़े होकर के कहता हूं, और उनके ऊपर आरोप लगा करके कहता हूं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये पाप, क्योंकि इनको ये बात का भरोसा हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है। 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद में ये किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे, गिरदावरी नहीं होगी, फसल की रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, तो बीमा कंपनी को मुआवजा देना नहीं पड़ेगा। और बीमा कंपनी के साथ में इन्होंने अंदर खाते अपनी जेब में चांदी भरने के लिए सेटिंग कर ली। ये प्रदेश के किसान के साथ में धोखा कर, ऐसी धोखेबाज सरकार को हमको बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए इससे बड़ा तूफान लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? इससे बड़ा तूफान आ जाए तो भी उसमें हमको डट करके खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर हम क्यों भाग रहे थे भाई? क्या हालात राजस्थान के? एक तरफ राम रूसने के कारण से किसान की फसल बर्बाद हुई, और दूसरी तरफ इस राज के नाकारापन के कारण से जहां खेती बरसात के पानी के साथ साथ में ट्यूबवेल से या सिंचाई की सुविधा से खेती होती है, आज बिजली नहीं मिल पाने के कारण से वहां का किसान अपनी फसल को अपने सामने सूखते हुए देखने को मजबूर हो गया। ट्यूबवेल में पानी है, डीजल राजस्थान में देश का सबसे महंगा है, इसलिए डीजल जला करके खेती करना पड़ते नहीं खाता। अब किसान बेचारा क्या करे? 6 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार 60 मिनट भी बिना टेपिंग के बिजली नहीं दे सकती। आपको बिजली मिल रही है क्या? बताओ मुझे, हाथ खड़े करके मिल रही है क्या? और ये जो पत्रकार यहां बैठे हैं, पत्रकारों से कहूंगा कि अपने कैमरों को उस तरफ करके देखो और इस सरकार को संदेश पहुंचाओ कि ये फ्री की बिजली नहीं चाहिए, इनको बिजली चाहिए। बिजली या मुफ्त की बिजली चाहिए या बिजली चाहिए? आप तय करके आज बताइएगा। ये 2500 यूनिट 2000 यूनिट मुफ्त की बिजली का झुंझुना पकड़ा करके किसान को ठगने आए। किसान को वसुंधरा जी के राज के समय से 850 रुपए प्रति माह बिजली का अनुदान मिलता था कि नहीं मिलता था भाई? 850 रुपए मिलता था। 12 महीने का कितना होता है? 10,000 रुपए। 4.5 साल का कितना होता है? 45,000 रुपए। मतलब 45,000 हमारी जेब में से निकाला और हमको कहते हैं कि तुमको 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमको इतना बेवकूफ समझा है क्या? राजस्थान के किसान को गिनती नहीं आती है क्या? राजस्थान के किसान को हिसाब किताब नहीं आता है क्या? भोले पने में पिछली बार 1 से 10 की गिनती का जो है हमने विश्वास कर लिया था। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरी इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, आपे कदे घरे रसोई में आडो खुल्लो रह जावे और भगोला में दूध पड़ी हुए बिल्ली और दूध पी जावे, एक दिन तो पी जावे तो अफसोस करा
दूसरे दिन हिली हिली बिल्ली 5,000 आप कहीं करा भाई राम धर्म बताओ कहीं करो आप लोग चीपिया के बेलनू पकड़ क्यों हम बताओ पिछली बार आपने 10 तक गिनती गिना और गेला बना गया हम क्या कहीं करनो आवे तो है बढ़िया तेल पायोड़ा खाड़ा ने बढ़िया पॉलिश करियोड़ा खाड़ा तैयार रखना पड़ी नहीं तो इन तरह आपने ठगी देना आप काम की करते इन्होंने सबके साथ में धोखा किया किसान के साथ में धोखा किया है इसलिए आज राजस्थान का किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर खड़ा है और उल्टा ये किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे अभी तो दी को नहीं दे कहीं बिजली नहीं दे रही फ्री कटों दे घर की बिजली तो किसान की बिजली तो गई जो गई घर की बिजली भी ले गए और वो किस लिए ले गए वो भी मैं आज आपके सामने खुलासे से कहना चाहता हूं इन्होंने मुफ्तखोरी के नाम पर जिस तरह से काम किया कोयले का पैसा नहीं भरा राजस्थान के कोयले का पैसा नहीं भरने के कारण से कोयला कंपनियों ने इनको कोयला देना बंद कर दिया अब फोकट में कोई कितने दिन देगा भाई आपका मेरा लिहाज करके 6 महीने दे देगा उसके बाद तो नहीं देगा जब कोयला कंपनी कोयला नहीं दे रही है तो ये महंगी बिजली मार्केट से खरीद रहे हैं ये सारे दिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को गाली देते हैं मैं आज इस मंच पे खड़ा होकर के कह रहा हूं उन्हीं उद्योगपतियों के साथ में गलबैया करके और महंगी बिजली खरीद करके उस कमीशन में अपनी जेब भरकर और चांदी भरना चाहते हैं ये पाप आपके घर में बिजली देने का ये इसलिए कर रहे इसलिए आपके घर में बिजली कटौती हो रही ये मुफ्त की बिजली देने का मुफ्त की किसान को बिजली देने का भाई आपरे अगर ढंगू बाजरी पाक जाती अब ढंगू हरा मूंग पाक जाता तो अपन 6800 रुपया खराब डिस्कार्ड हो बिल्कुल आउटडेट हो कुतकियो देवे लुगाए वो चेंज तो हो गई आप यहाँ पर घर वाला ने खुद ही खरीद ला देता था कि नहीं देता 2 बोरी बाजरी मारी अगर ढंगू बिक जाती तो 2500 रुपया में बाजरी सरकार खरीदे और अब की बार तो मोदी जी ने मेहरबानी 3500 रुपये तक बाजरी बिकती तो 2 बोरी बाजरी में आपे खुद ही ले आओ मोबाइल अपने आ रही खैरातरी जरूरत है कि अपने मन भावी जड़ो बढ़िया लावा कि नहीं लाओ और उसके बाद में एक नया इन्होंने और कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कहा कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे आप लोगों के यहाँ पे भी आए होंगे किट अन्नपूर्णा किट जिस दिन आया उसके दूसरे दिन से मोबाइल में एक वीडियो आया देखा आपने मिर्ची का वीडियो लोगों ने मिर्ची निकाली मिर्ची का वीडियो आया कोई तो कह रहा था कि ईंट के जैसा रंग है कोई कह रहा था सिंदूर के जैसा रंग है मेरे को भी मन में आया किसी को बताया जैसलमेर में हमने उस अन्नपूर्णा किट को सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया सरकार की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया मैं आपसे एक बात पूछता हूं ये इतने पुलिस के अधिकारी खड़े मेरे और इन लोगों के घर पर बिना मिलावट का सामान बिका आना चाहिए सरकार में बाजार में मिलावटी सामान नहीं बिके इसकी जिम्मेदारी किसकी है रोकने की सरकार की है कि नहीं सरकार की है कि नहीं है सरकार की जिम्मेदारी मैं ये पत्रकार मित्र पूछे हैं बैठे इनसे पूछना चाहता हूं किसकी जिम्मेदारी अगर गांव में किशनगढ़ के चौक पर कोई छोटा व्यापारी अगर बेचता है और उसके यहाँ कोई खाद्य विभाग वाला आकर के इंस्पेक्टर सैंपल भरता है उसकी मिर्ची में अगर मिलावट मिल जाए तो कौन से सेक्शन में क्या केस दर्ज होता है सर 24,000 पैकेट जैसलमेर में भेजे गए 20,000 पैकेट बाड़मेर में भेजे गए हमने जांच कराई जांच की रिपोर्ट आई मिर्ची मिलावटी धनिया मिलावटी उसमें घोड़े की लीद मिली भी नमक मिलावटी और उसके बाद में हल्दी मिलावटी उसमें रंग मिलावट और ऊपर फोटो किसका लगा हुआ था थैली के ऊपर मिलावटी सामान कौन बेच रहा है राजस्थान में गरीब आदमी को मिलावटी सामान नकली सामान देने का अपराध कौन कर रहा है और मैं मंच से खड़े होकर के कहता हूं कि उस अपराध के खिलाफ फौजदारी कानून में केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गरीब की सेहत के साथ खिलवाड़ आप केवल अपनी जेब में 100 रुपए पर पैकेट का डालने के लिए कर रहे हो 270 रुपए की कीमत का पैकेट जो है वो 370 रुपए में खरीदते हो और गरीब को मिलावटी सामान देकर के उसके बच्चों की जिंदगी को ताक पर लाने का काम कर रहे हो ये पाप है कि नहीं है ये पाप अशोक गहलोत सरकार कर रही है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पैकेट इकट्ठे करो और ला करके कलेक्टर के कार्यालय के बाहर में होली चलाओ उसकी कि ये नकली सामान हम नहीं खरीदेंगे ये नकली सामान हमको दे करके
हमसे आप वोट लेना चाहते हो? मेरे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करके उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उसके इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, ऐसा सामान मेरे यहां बेच करके, और आप मेरे ऊपर एहसान करके वोट लेना चाहते हो? मित्रों, मैं आज आपको यही इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि इस धोखे में आने की आवश्यकता नहीं और संकल्प करने की आवश्यकता है। इस सरकार ने किसान को बर्बाद किया, इस सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य को ताक पर खड़ा किया, इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया। लगातार लीक पर लीक पर लीक पर लीक पर लीक 17 बार पेपर लीक किया, और इस सरकार के साए में वो पेपर लीक हुआ। 2 कदम जांच चली है केवल अभी तक। पहले कदम में आरपीएससी का चेयरमैन रिकॉर्ड बना करके काला मुंह कर गया राजस्थान। इतनी बड़ी संस्था, इतनी पवित्र संस्था जिसकी पवित्रता की दुहाई देते थे, आज उस पवित्रता पर कालिक पोतने का पाप इस राजस्थान सरकार ने किया। और उसके बाद में दूसरा कदम जांच चली। गहलोत साहब कहते थे ना अधिकारी सम्मिलित है, नेता लिप्त है। पहली जांच में अधिकारी गया, दूसरे में नेता गया। उनकी पार्टी के एक मंत्री का पद का दर्जा प्राप्त जो सज्जन है वो जेल के अंदर बैठे। तीसरे कदम जांच हुई नहीं है, नहीं तो अभी इनके कई सफेद कुर्ते वाले जो कड़प लगा करके घूम रहे मंत्री बने हुए, झंडी लगी हुई कार में जिनके आगे थानेदार साहब चलते हैं, उनमें से कई लोग अंदर जाने वाले हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि ये जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों जिन्होंने हमारे प्रदेश के भविष्य को खराब किया है, उसके साथ खिलवाड़ किए, उनके साथ में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राजस्थान जो मोदी जी के आशीर्वाद से 2013 से 18 के बीच में देश के सबसे तेज गति से बढ़ते हुए राज्यों में थे। जब मकान बनाने का विषय आया, मोदी जी ने कहा हम 4 करोड़ गरीबों का मकान बनाएंगे। सबसे ज्यादा तेजी से कहीं काम हो रहा था तो राजस्थान में हो रहा था। मोदी जी ने कहा कि हम 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाएंगे, देश में एक भी घर बिना बिजली के नहीं रहेगा इस 21वीं शताब्दी में। तब राजस्थान में सबसे तेज गति से वसुंधरा जी की सरकार में काम हो रहा। जब शौचालय बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया, 21वीं सदी आ गई थी, देश के 62% लोगों के घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। 62%। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे। 30 करोड़ माताएं बहनें ऐसी थी जिनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। मोदी जी ने संकल्प लिया हर घर में शौचालय बनेगा। 11 करोड़ शौचालय बने। राजस्थान उसमें अव्वल नंबर पर सबसे आगे चल रहा है। घर घर पानी पहुंचाने की योजना माननीय मोदी जी ने बनाई। हर घर तक हम पीने का पानी पहुंचाएंगे ताकि मेरी माताओं बहनों को सर पे मटका उठा करके पानी लेने की मजबूरी से मुक्त किया जा सके। मैं आज गर्व से यहां खड़े होकर के कह सकता हूं कि जब हमने काम शुरू किया था तब देश में केवल 3 करोड़ घरों तक 16% घरों तक पीने का पानी जाता था। आज मैं गर्व के साथ में यहां खड़े होकर के कह सकता हूं कि आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने यहां बैठे बैठे अभी मोबाइल में चेक करके कंप्यूटर पे उसका मैसेज लिखा है, आज की तारीख में देश के 2/3 घरों तक 66.66% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। 3 करोड़ को 13 करोड़ तक पहुंचा है। और इस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं कि 2024 तक एक भी मां को घर से पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस राजस्थान में यहां जो नकारा निकम्मा सरकार है, हर चीज में जिसके लिए भ्रष्टाचार और पैसा कमाना जिसकी प्राथमिकता है, उसके चलते हुए जो राजस्थान वसुंधरा जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में डबल इंजन की सरकार के समय अव्वल नंबर पर होता था, दूसरे नंबर पर होता था, वो आज नीचे से पहले या दूसरे नंबर पर खड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति का जिम्मेदार प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता आप गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाना नहीं, किसानों के खुशहाली लाना नहीं, युवाओं को रोजगार देना नहीं। उनकी प्राथमिकता 4.5 साल तक एक ही थी और वो थी अपनी कुर्सी बचाना। उस कुर्सी बचाने की जिद में उन्होंने राजस्थान को भविष्य को अंधकारमय करने का पाप किया। और अब जब सरकार जाने का समय तय हो गया, 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रह लिए, अब 15 साल में पूरे 2 महीने जब घट रहे हैं, तब कह रहे हैं कि अब मेरे मन में आया कि विजन 2030 बनना चाहिए। भाई विजन 2030 बनाना था तो 18 में सरकार में आए थे, उस समय बनाते तो 12 साल में राजस्थान का कुछ भला करते। राजस्थान को 3-4 मंजिल ऊपर पहुंचाना था तो अब तक 2-3 मंजिल ऊपर चढ़ जाते तो जनता भी कुछ भरोसा जागता। अब थारे जब हाथी निकल गया, पूंछड़ी रह गई, वो पूछ नहीं रहा बाल गिनो जब क्यों कि नहीं हमें हमारे राजस्थान ने एडो बनानो, बताओ बन सके कि नहीं बन सके? ये हमारे साथ धोखा है कि नहीं?
और मैं फिर आपसे कहूंगा कि एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अब धोखा हम नहीं खाएंगे। मित्रों, गरीब को गणेश मान करके गरीब की सेवा करने के लक्ष्य के साथ में जो माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जो माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है, आज कल से जो है G20 की समिट का राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो भारत में आएंगे वो लोग सब भारत की प्रगति को देख करके, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख करके, भारत की डिजिटल क्रांति को देख करके, भारत की स्पेस क्रांति को देख करके, भारत में आते हुए बदलाव को देख करके, भारत में 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकलते हुए देख करके चमत्कृत नजरों से देख रहे हैं। आंखें फटी रह गई उनकी कि ये भारत जो भिखारियों का देश ऐसा माना जाता था, भारत जो भ्रष्टाचारियों का देश ऐसा माना जाता था, उस भारत को क्या पंख लग गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था देश में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम चल रहा है। ये देश को बदलना, देश के हित के साथ समझौता किए बिना 100% ईमानदारी से काम करेंगे और 100% सैचुरेशन तक काम करेंगे। आपके घर में जब गैस का चूल्हा आया था, किसी ने आपकी जाति पूछी थी? जब शौचालय बना था किसी ने धर्म पूछा था? किसी ने आपका मजहब पूछा था? मेरे मुस्लिम बंधुओं ने अभी पार्टी ज्वाइन की है, किसी ने आपसे धर्म और मजहब पूछा था? किसी ने आपसे यह पूछा था कि आपने पहले किसको वोट दिया था? न वोट के आधार पर, न नोट के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर, केवल और केवल पात्रता के आधार पर। जो देश में पात्रता रखता है 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ देश की सरकार ने काम किया, तब आज परिवर्तन है। और ये सरकार, मेरे पास शिकायतें आती है। अभी मेरे पास में मोग गांव के सरपंच साहब का एक पत्र आया, गांव वालों से लिखा है कि साहब हमारे गांव में काम चालू नहीं हुए। मेरे को जोगेश्वर जी ने कहा साहब हमारे मोक में काम चालू नहीं हुए। मैं कहा मोक नहीं है, जालोर जिले में 178 गांव है जहां आज भी काम चालू नहीं हुआ। कुल मिलाकर के जालोर जिले में 3,81,000 कनेक्शन देने और उन 3,81,000 कनेक्शन में से अब तक कुल मिलाकर के 1,40,000 घरों तक कनेक्शन पहुंचा है। अगर मैं प्रदेश के जिलों के हिसाब से निकालूं तो मेरे हिसाब से शायद नीचे से 10वें 12वें नंबर पर जालोर आएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? इसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार है, क्योंकि उसमें भी ये चांदी कूटने की कोशिश कर रही थी। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अभी कि जांच शुरू हो गई है, एसीबी ने गिरफ्तार किए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किए हैं। अभी तो जो है मंत्री जी के खास लोग अंदर गए, सारे कागज बाहर आ गए। मैं वो लाल डायरी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो दूसरी बात कर रहा हूं। सारे कागज बाहर आ गए और सारी ट्रांसपेरेंसी से जांच हुई तो आधे मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार में जेल जाने वाले। इन भ्रष्टाचारियों को उनका किए क्या अंजाम भुगतना चाहिए कि नहीं भुगतना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, भुगतना चाहिए कि नहीं भुगतना चाहिए? इनको भुगताना चाहिए कि नहीं भुगताना चाहिए? और इनको भुगताएगा कौन? जनता को वोट की चोट से आपके साथ में हुए धोखे का बदला लेना पड़ेगा, इसका भुगतान कराना पड़ेगा। मित्रों, पिछले 4.5 साल से कलम की ताकत मेरे पास में थी। ये जोगेश्वर जी और देव जी भाई मेरे पास कम से कम 10 बार आए होंगे। मैंने 10वीं बार राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी, आइए हम बात करते हैं बैठ करके। गुजरात को बुलाता हूं, हम माई के पानी पर बात करते हैं, हम नर्मदा के पानी को और कैसे मिल सकता है उस पर बात करते हैं, हम जवाई के पुनर्भरण पर बात करते हैं। आज जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़े होकर के कह रहा हूं, एक बार भी अशोक गहलोत सरकार का जल संसाधन मंत्री मेरे कार्यालय में उस मीटिंग में नहीं आया। राजनीति करो, चुनाव के समय करो, इस जनता के हितों पर, इस जनता के भविष्य पर राजनीति क्यों कर रहे? जालोर जिले ने, सिरोही जिले ने आपको वोट नहीं दिया, आपको विधायक नहीं दिए, आपको सांसद नहीं दिया, इसलिए इनको सूखे कंठों को, इनको प्यासे कंठों को दबा दबा करके मारने का षड्यंत्र कर रहे हो। और फिर उसके बाद में झूठे आश्वासन, झूठी खोखली योजनाएं जिनका कोई आधार नहीं है, किसी तरह की टेक्निकल क्लियरेंस नहीं है, किसी तरह का उसका धरातल नहीं है। अब कोई आदमी ने न तो प्लॉट खरीदा देवजी भाई, न तो उसका प्लॉट है कोई, न प्लॉट के कोई कागज है, न साला कोई 90B का कब्जा भी है, किसी तरह का आधार नहीं है। और वो कहता है कि मैंने तो यहां पर मकान बनाऊंगा, उसका नक्शा बना लिया। प्लॉट तो है देवजी भाई का और नक्शा बना लिया पड़ोसी ने, और वो कहता है कि मैंने तो नक्शा बना लिया और इसके लिए मैंने बजट की घोषणा कर दिया। बजट की घोषणा आपने देखी क्या? कितना बजट है उसे? केवल कागज में बजट की घोषणा करने से बजट होता है क्या? काम हो सकता है क्या?
अब देवजी भाई के प्लॉट पे अगर जोगेश्वर जी गर्ग ने कह दिया मैं तो मकान का नक्शा बना लिया, जोगेश्वर जी को बनाने दोगे क्या आप? तो और तो कहें जोगेश्वर जी वोट लेना है तो बनाओ उनको है, बनाने दोगे क्या? किसी को किसी तरह का कोई आधार नहीं, सिर्फ कागजी घोषणाएं करके और जनता को गुमराह करके, जनता से को मूर्ख बना करके और अपनी पीठ थपथपा करके खुश हो रहे और कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही। मित्रों, मैं आज आप सबसे एक बात निवेदन कर रहा हूं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प की शक्ति के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है। आपके दुख के लिए, आपके दुखों को मिटाने के लिए आपकी आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक संघर्ष किया। सदन में संघर्ष किया आपके विधायकों ने, लोकसभा में संघर्ष किया आपके सांसद ने, सड़क पर संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे कार्यकर्ता बंधुओं ने, लाठियां खाई, पानी के प्रहार सहे। किसके लिए? प्रदेश का किसान खुशहाल हो सके उसके लिए, प्रदेश के युवा को नौकरी मिल सके उसके लिए, प्रदेश में महिलाओं का सम्मान बचा रह सके उसके लिए। राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का अपराध जो और पाप जो इन्होंने राजस्थान में किया। देश में राजस्थान की आबादी, देश की आबादी में राजस्थान की आबादी मुश्किल से 5.5% है और राजस्थान देश में जितने कुल रेप के मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें राजस्थान में कितने होते हैं आपको जानकारी है? 22%। क्या राजस्थान का चरित्र ऐसा था? क्या राजस्थान की संस्कृति ऐसी थी? राजस्थान के चरित्र और संस्कृति पे कालिक पोतने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। इनके नकारापन के कारण से, इनके निकम्मेपन के कारण से, इनके विधायकों के अनुशंसा पर भ्रष्टाचार करके लगाए गए अधिकारियों पर उनके दबाव के चलते हुए, अपराधियों को छोड़ने के चलते हुए आज राजस्थान के इस तरह के हालात हुए। मैं आज पूछना चाहता हूं आप सबसे, ये जालौर की ऐतिहासिक धरती है, ये शूरवीरों की धरती है, यहां मैं खड़े होकर के आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराध का भीलवाड़ा की उस 13 साल की बच्ची का, जिसको दरिंदों ने उठाया, 3 दरिंदों ने दरिंदगी की और उसके बाद में सर पर लाठी मार करके मारने की कोशिश की, तड़पने लगी, नहीं मरी तो गला दबा करके मारने की कोशिश की, उसके बाद में भी नहीं मरी तो उठा करके जलते जिंदा जी उसको उठा करके कोयले की भट्टी में फेंक दिया और वहां भी पूरी नहीं जली तो फावड़े से काट करके टुकड़े टुकड़े करके वापस भट्टी में डाल दिया। क्या उसका कोई अपराध था? क्या उसकी दर्द की चीख हमको सुनाई नहीं देती? ऐसी राजस्थान में 2 लाख बहु बेटियां हैं, उनमें से कोई मेरी भी हो सकती है अगली और आपकी भी हो सकती है। चेत चाहिए, मुट्ठी उठाइए, हाथ ऊंचे करिए और संकल्प करिए कि हम उनके अपमान का बदला लेंगे, हर उस बेटी के हर एक आंसू का बदला लेंगे, किसान जिसने सुसाइड किया उसके दर्द का बदला लेंगे, युवा जिसके भविष्य पर चोट हुई है उसका बदला लेंगे और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज